Hello everyone, today we are going to start our chapter, that is we are going already started, that is Newton's laws of motion, and this we are going through with the part second lecture. In the previous lectures we have studied few things. Once again I am recalling all those things and what we have studied till now we have studied what is force, types of force, and different types of forces we have divided in two categories. One is what, contact force, another is what, non-contact force. And in contact force there are what, friction, tension, or normal reaction, all these come. In non-contact force there is gravitational force, there is electrostatic force, there is magnetic force, that we have studied in the previous lecture. After that we have gone through with what, first law of Newton's first law of motion and law of inertia, that is also known as what, law of inertia. Today, although I have leave that chapter at a point that is known as what, ki FBD, but we are starting today's lecture and here is our first thing, that is normal reaction. So we are starting with what, normal reaction, and we should understand what is in normal reaction and what are the things in normal reaction, that we should understand, because it is a type of what, force, and today we are doing some questions based on that. तो नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है? सपोज कर लिए ये कोई एक सरफेस है, ठीक है, और ये कोई ब्लॉक है जिसका मास कितना है, mkg है. तो बेटा इस पे नीचे क्या लगेगा, mg, क्या लगेगा, वेट लगेगा, क्या लगेगा, वेट. वेट इज ऑल्सो वॉट, अ टाइप ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाई वॉट, ग्राउंड. अब क्या होगा, तो क्या ये ब्लॉक नीचे आ रहा है, नीचे नहीं आ रहा है ये ब्लॉक, तो फिर कुछ ना कुछ तो इसमें हो रहा होगा. तो आंसर आया, जब ये ब्लॉक नीचे नहीं आ रहा है तो ये सरफेस इस ब्लॉक के ऊपर, ये सरफेस इस ब्लॉक के ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लगा रही है. ठीक है, समझ में आया? तो ये सरफेस इस ब्लॉक के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगा रही है. लेकिन हम एक चीज़ बहुत अच्छे से याद कर लें, समझ लें कि हमेशा क्या होगा, फोर्स हमेशा किस में लगता है, पेयर में लगता है. फोर्स हमेशा किस में लगता है बेटा, पेयर में लगता है. इसका मतलब इस नॉर्मल रिएक्शन का भी कोई एक पेयर होगा. तो वो पेयर क्या होगा, अभी इस सरफेस ने इस ब्लॉक के ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लगाया, ये ब्लॉक भी इस सरफेस के ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा. याद रखिएगा, ये दोनों बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ क्या कंडीशन है, दो अलग अलग सरफेसेस पे नॉर्मल रिएक्शंस लग रहे हैं. ठीक है, तो ये चीज़ हो गई, समझ में आया? थोड़ा और क्लियर करते हैं. मान लीजिए यहाँ देखते हैं, तो ये हमारे पास में सरफेस है. अगर मैं यहाँ बात करूँ तो यहाँ से mg कहाँ लगेगा, आंसर आया नीचे की तरफ mg लगेगा. एक मिनट, मैं कलर दूसरा ले लेता हूँ, उसका चूज़ कर लेता हूँ. तो लेट अस सपोज, अब हम देखें तो यहाँ से mg कहाँ लग रहा है, डाउनवर्ड, नीचे की तरफ लग रहा है. Now what is the normal reaction? Normal reaction is always making an angle what, 90 डिग्री to the surface. तो इस सरफेस पे ये क्या हो गया, ये नॉर्मल रिएक्शन हो गया. कितने डिग्री एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का. तो ये समझ में आ गया. इस तरीके से अगर हम यहाँ देखें, अगर ये कोई एक स्फेरिकल बॉडी है, 3D शेप है, 2D बना सकते हैं हम यहाँ पर, तो इसका नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लगेगा, आंसर आया ये लगेगा. और अगर हम इसको आगे प्रोड्यूस करें तो ये नॉर्मल रिएक्शन हमेशा कहाँ से पास करेंगे, सेंटर से. यहाँ पर देखें तो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, और इसका सेंटर यही मिलेगा. तो अब देखें, अभी इस सरफेस ने इस ब्लॉक के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन इधर लगाया, तो क्या ये ब्लॉक भी इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, यस. क्या ये ब्लॉक इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, यस. तो ये कंडीशन निकल के आती है, इसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन. अ फोर्स विच इज एक्सर्ट्स ऑलवेज इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, परपेंडिकुलर डायरेक्शन. तो ये याद रखिएगा. तो एक ऐसा फोर्स जो कैसा लग रहा है, परपेंडिकुलर टू एनी सरफेस की तरफ लग रहा है. ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग. नेक्स्ट थिंग which we have to understand, that is known as what, tension. Tension is also a type of what, it is also a type of force. ये भी क्या है, एक प्रकार का फोर्स ही है. तो देखते हैं, तो ये भी क्या है, एक प्रकार का फोर्स है. जनरली ये लगता कहाँ है, टेंशन. तो टेंशन कहाँ लगता है, रॉड्स में लगता है, स्ट्रिंग्स में लगता है, और कहाँ लगता है, चेन में लगता है. अब एग्जाम्पल देखते हैं हम, कुछ एक एग्जाम्पल देखते हैं कि टेंशन कहाँ लगता है. तो जैसे ये एक सिस्टम है और यहाँ पर इसको किसी एक सरफेस से इस तरीके से हैंग आउट कर दिया गया है, और ऐसे करके एक स्ट्रिंग ने इसको रोका हुआ है. इसका मास कितना है, m है. तो देखिए बेटा क्या हो रहा है, अगर मैं इसको इस साइड में फोर्स लगा रहा हूँ, F फोर्स लगा रहा हूँ, तो क्या होगा, तो इस सरफेस पे कहाँ टेंशन लग रही है, तो आंसर है इस डायरेक्शन में इसमें टेंशन लग रही है.
अब आप थोड़ा कंफ्यूज होंगे कैसे। इस सरफेस पे कहाँ लग रही है टेंशन, आंसर है इस डायरेक्शन में, मान लीजिए कोई टी डैश, और इस सरफेस पे कहाँ लग रही है, इधर लग रही है। तो एक बेसिक सी चीज़ समझ लिए टेंशन के लिए कि डायरेक्शन ऑफ टेंशन क्या होता है। तो डायरेक्शन ऑफ टेंशन इज ऑलवेज अवे from the point of action, ज़्यादा अच्छा रहेगा। मतलब अगर मैं यहाँ देखूँ तो यहाँ पर मेरा पॉइंट है तो मैं इस साइड लगाऊंगा, अवे फ्रॉम दिस। यहाँ पर टेंशन का डायरेक्शन ये, यहाँ पर ये। अब इसको देखते हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इस बॉडी का अगर मास मान लिया मैंने m kg है, तो इस पे बेटा नीचे क्या लग रहा होगा, mg। नीचे क्या लग रहा होगा, वेट mg। तो अब इसमें टेंशन कहाँ लगेगा, अब टेंशन तो स्ट्रिंग के अंदर लगता है, तो स्ट्रिंग कहाँ लगी हुई है, तो इस पॉइंट से अवे फ्रॉम द एक्शन क्या हुआ, ये हुआ। इस पॉइंट से अवे फ्रॉम द एक्शन क्या हुआ, ये हुआ। समझ में आया नहीं आया। तो टेंशन हमेशा जिस जगह पर आप हैं वहाँ से ऊपर की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब वहाँ से सेम डायरेक्शन, नॉट अपोजिट डायरेक्शन, इन द सेम डायरेक्शन, अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एक्शन। हम थोड़ा सा और देखते हैं। तो अगर मैं इसमें देखूँ टेंशन कैसे होगा, तो लेट अस सपोज यहाँ पर मैंने ये कोई मास ले लिया m1 और यहाँ पर कोई मैंने मास ले लिया m2, ठीक है। अब ज़रा चेक करें कि हमें किस तरीके से ये टेंशन के बारे में देखना है। तो ध्यान से देखिए, इस पॉइंट पे अगर मैंने इधर लगाया फोर्स, इधर लगाया मैंने क्या बेटा, फोर्स। तो अब बताइए इस सरफेस के लिए टेंशन कहाँ होगा, ऑब्वियसली अबे क्या हो गया, ये T1। दूसरी चीज़, अब इस सरफेस के लिए क्या होगा टेंशन, तो इस सरफेस के लिए टेंशन क्या होगा, तो इस सरफेस के लिए अगर मैं टेंशन की बात करूं तो इस सरफेस के लिए इधर टेंशन हो गया T2। इस पॉइंट के लिए, इस पॉइंट ऑफ एक्शन के लिए टेंशन किधर होगा, इधर होगा T2। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपने देखी होगी, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको आप नोट करके लिख सकते हैं बेटा, वो ये लिख सकते हैं कि टेंशन रिमेन्स सेम इन सेम स्ट्रिंग। मतलब अगर खाली एक ही स्ट्रिंग है तो उसके दोनों साइड टेंशन कैसे रहेगी, सेम। जैसे यहाँ देखिए आप, ये खाली एक स्ट्रिंग है तो इधर की टेंशन और इधर की टेंशन कैसी है, बराबर है। ये स्ट्रिंग अलग है, मतलब कोई नॉट आ गया, कोई चीज़ आ गई तो टेंशन क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी, ठीक है। तो समझ में आया। और एक दूसरा तरीका, आप जहाँ बैठे हो वहाँ पर अगर आपके पास में अम्ब्रेला है तो छाता खोल दीजिए। जैसे मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मैं इधर देख रहा हूँ तो इधर मैंने अम्ब्रेला खोला, ये डायरेक्शन। यहाँ पर बैठा होता मैं इधर देखता तो इधर मैंने अम्ब्रेला खोल दिया। अम्ब्रेला खोल दो, ये भी है कि बहुत सारे लोग इस तरीके से बताते हैं, लेकिन अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एक्शन आप याद रखिए। अब इस पॉइंट को देखते हैं, इस क्वेश्चन को। तो ये कोई इस तरीके से एक सरफेस थी, इधर ये रुका हुआ है और इधर भी इसको बांध के हुक से रोक लिया है। ये कोई मेरे पास में मास है एंड लेट अस सपोज दिस मास इज ऑफ व्हाट, m kg। तो इधर क्या लगेगा बेटा, mg लगेगा। नीचे की साइड क्या लग रहा है, mg लग रहा है, वेट। अब देखिए क्या हो रहा है, अगर नीचे की साइड में mg लग रहा है तो क्या होगा, टेंशन कहाँ लगेगी, तो एक टेंशन इस सरफेस के ऊपर लग रही है और वो इस पॉइंट ऑफ एक्शन से कहाँ लग रही है, अबे, ऊपर। और एक टेंशन इस पॉइंट से अबे कहाँ लग रही है, इधर। मान लीजिए ये T1 है, ठीक है। इसको मैंने क्या मान लिया, सपोज कर लीजिए ये कोई T1 है। इन द सेम वे यहाँ पर है तो इसके अपोजिट क्या हो गया, ये कोई एक और T1 हो गया, ठीक है। इस साइड पे इसके अबे क्या हो गया, इधर क्या हो गया, T। तो अब समझ में आया कैसे टेंशन्स बनाते हैं। तो ये टेंशन एक प्रकार का क्या होता है, टेंशन एक प्रकार का हमने पढ़ा था क्या होता है, ये फोर्स होता है, ठीक है। कहाँ लगता है, रॉड में, स्ट्रिंग में या फिर चेन में, ठीक है। आगे देखते हैं हम नेक्स्ट। नाउ आफ्टर दिस व्हाट इज FBD। FBD मीन्स ये क्या है, हम जो पढ़ रहे हैं इसको हम लोग कहते हैं FBD। ये क्या कहलाएगा, FBD। FBD मतलब होता है फ्री बॉडी डायग्राम। तो अब हमको क्या पढ़ना है, फ्री बॉडी डायग्राम पढ़ना है। तो क्या डेफिनेशन होती है, थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेते हैं। तो अ फ्री बॉडी डायग्राम, अ फ्री बॉडी डायग्राम देखिए, हाँ,
अ फ्री बॉडी डायग्राम इज अ स्केच, ये एक प्रकार का स्केच है ऑफ अ बॉडी ऑफ इंटरेस्ट एंड द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी। ठीक है, तो ये क्या करता है, इंटरेस्ट की तरीके से बहुत इजी वे में बहुत सारे फोर्सेस को बना देता है, और ड्राइंग अ फ्री बॉडी मेक्स इट ईजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड दीज फोर्सेस। इन फोर्सेस को अंडरस्टैंड करने में क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। अब कैसे फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, उसके स्टेप्स हैं। तो पहला क्या है, जहाँ बनाना है वहाँ एक डॉट मार्क करिए, मतलब पूरी सी बड़ी सी बॉडी को, किसी बड़ी बॉडी को एक पॉइंट मान लीजिए। क्या मान लीजिए, एक पॉइंट की तरह आप कंसीडर कर लीजिए, ये लिखा हुआ है। और वहाँ पर जितनी फोर्सेस लग रहे हैं उन पे क्या करिए, वेक्टर ड्रॉ करिए, और उनका साइज़ को क्या करिए, साइज और डायरेक्शन को क्या करिए, शो करिए हर एक फोर्स को। ईच वेक्टर शुड स्टार्ट एट दैट डॉट, मतलब वहीं से स्टार्ट होना चाहिए। आगे क्या दिया हुआ है इसमें हम देखते हैं। आगे हमको क्या करना पड़ेगा, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस चूज करना पड़ेगा। अच्छा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स। ये क्या होता है, सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स। सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स मतलब मुझे इस रूम के अंदर क्या डायमेंशंस हैं ये पता करना है। मुझे इस रूम के अंदर क्या डायमेंशन है, तो कैसे पता करूंगा, मैं एक एक्स वाई जेड कोई फ्रेम मान लूँगा। मान लीजिए ये मेरे पास में y हो गया, ये मेरे पास में x हो गया, और एक इसका कोई पॉइंट क्या हो गया, z हो गया। तो एक परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉ करूँगा, एक परपेंडिकुलर वहाँ से ड्रॉ करूँगा, और एक ऊपर ड्रॉ कर दूँगा। 3 जगह परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा, तो वो कोऑर्डिनेट्स मतलब x, y, z। तो सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स होते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इनर्शियल और दूसरा होता है नॉन इनर्शियल। अभी पढ़ेंगे इनर्शियल नॉन इनर्शियल। इनर्शियल में न्यूटन के लॉज ओबे होते हैं, तो यहां पर क्या होता है, न्यूटन लॉज ओबे, और इसमें न्यूटन लॉज आर नॉट ओबे देखेंगे। और इसमें जो हम ग्राउंड को एक ऑब्जर्वर मान के करते हैं। अब जैसे देखिए ये है, इसकी मुझे एफबीडी बनानी है। क्या बनानी है मुझे, इसकी एफबीडी। मान लीजिए इसका मास कितना है, m kg है। ठीक है, इसका मैंने मास कितना मान लिया, सपोज कर लीजिए m kg मैंने मास मान लिया। तो इस पर मैं एक फोर्स लगा रहा हूँ इस डायरेक्शन में, F अप्लाइड। तो अब देखिए बेटा क्या होगा, नीचे की तरफ में इसमें mg लगेगा। नीचे की तरफ इसमें क्या लग रहा है, mg। ऊपर की तरफ में क्या लग रहा है, R, नॉर्मल रिएक्शन R, और हम N कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना एक N ये भी लग रहा है, हमको ये वाला नहीं बनाना है, हमको वही बनाने हैं जो ये बॉडी एक्सर्ट कर रही है। ठीक है, तो नॉर्मल रिएक्शन बाय द सरफेस ऑन दिस बॉडी वी आर चूजिंग। ठीक है, और इधर अगर मान लीजिए कोई फ्रिक्शन है तो उसको क्या बनाएंगे हम, FR। तो इस वाले को मैं रब कर दे रहा हूँ, तो ये इसकी FBD हो गई। अब इस FBD को जरा शॉर्ट में बनाएं, तो शॉर्ट में क्या करना है अपने को, हमने उसको जो मास m था उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट माना, नीचे हमने क्या कर लिया, mg ले लिया, ऊपर हमने क्या ले लिया, यहाँ पर n ले लिया, इधर हमारा क्या हो गया, F अप्लाइड हो गया, और इधर क्या हो गया हमारा, F फ्रिक्शन हो गया। ये इसकी FBD है। दिस इज नोन एज व्हाट, दिस होल थिंग इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज FBD ऑफ दिस डायग्राम। ऐसे इसको चूज करते हैं। इसको कैसे बनाएंगे, तो ये कोई पुली है। ठीक है भाई, तो इसका मास मान लीजिए m1 है और इसका मास मान लेते हैं m2 है। तो नीचे क्या लगेगा, m1 g लगेगा, इधर क्या लगेगा, इधर लगेगा m2 g लगेगा, ऊपर इधर क्या लगेगी, कोई टेंशन T। देखिए ये धागा एक ही है, एक ही स्ट्रिंग है, दोनों साइड टेंशन कैसी होगी, बराबर। टेंशन हमेशा कहाँ बनती है, अबे बनती है। तो इस m1 का, पहले m2 का, तो अगर मैं m2 की बात करूँ, किसकी बात करूँ, m2 का, तो कैसे बनेगा, एक नीचे क्या लग रहा है, इसमें m2g लग रहा है, ऊपर क्या लग रहा है, इसमें टेंशन लग रही है T। बन गई इसकी FBD। इसी पे तो चेक करना था। ऐसे मैं m1 की बात करूं, किसकी बात करूं, m1 की। इफ आई विल टॉक अबाउट व्हाट, m1, तो देखिए बेटा क्या होगा, तो m1 के लिए अगर हम बात करें तो ये हमारे पास में था m1। ठीक है, तो m1 का नीचे क्या लग रहा है, m1g लग रहा है, और ऊपर क्या लग रहा है, T लग रहा है। बस बन गई FBD। तो समझ में आया, हम इस तरीके से FBDs बनाते हैं। और देखते हैं नाउ, तो अब तक हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार मैं फिर से बताता हूँ। स्टार्टिंग से हमने बेटा सबसे पहले अब तक देखा है कि
first thing that we have studied what? Normal reaction. Normal reaction always exerts perpendicular to what? A surface. ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन दो तरफ लगता है, यहाँ भी लगता है और यहाँ भी लगता है, लेकिन ये एक बार सरफेस ने ब्लॉक के ऊपर लगाया, दूसरी बार ब्लॉक ने सरफेस के ऊपर लगाया। ठीक है, हमने ये देखा। इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे हमने क्या देखा? टेंशन। टेंशन इज ऑलवेज एक्टिंग फ्रॉम द पॉइंट अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एक्शन। तो देखिए हर जगह पर अवे हमने देख लिया। यही हमने कुछ और टेंशन्स के एग्जाम्पल देखे। फिर हम आगे चलते हैं। आगे क्या हमने देखा? हमने देखा फ्री बॉडी की क्या डेफिनेशन होती है और कैसे एफबीडी हमारी बनती है। ये हमने कुछ एफबीडी बनाए, एक ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट मान के हम उसको ऐसे करते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है हमारी। अब ये एक क्वेश्चन है, इसमें हमको सॉल्व करना है, टेंशन निकालनी है। तो देखिए अभी हमने पढ़ा था एफबीडी में, इधर एक टेंशन लगेगी T1, इधर एक टेंशन लगेगी T2। तो इस मास का अगर मैं एफबीडी बनाऊं और इसमें एक नीचे क्या लगेगा? आंसर आया 10G लगेगा नीचे के साइड में। तो ध्यान से देखिए, ये ब्लॉक था, तो इसके ऊपर इस डायरेक्शन में एक टेंशन लग रही है जिसका नाम क्या है? T1। इधर नीचे क्या लग रहा है? बिल्कुल एग्जैक्टली नीचे क्या लग रहा है? 10G। और इधर एक कोई टेंशन लग रही है जिसका नाम क्या है? T2। ध्यान से देखिए, ये एंगल हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 37 डिग्री। तो अब इसको हम सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं? ठीक है, हमको इसमें सब चीज़ को रिजॉल्व करना होगा किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस के अलोंग। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हम इस वाली एक्सिस को मान लेते हैं x और इस वाली एक्सिस को क्या मान लेते हैं? y। मैं अलग कलर से बना रहा हूँ। तो देखिए क्या करा मैंने इस एक्सिस को मान लिया x, ये क्या हो गई हमारी x। ठीक है, और बेटा इसको हमने मान लिया y। ठीक है, अब देखिए ये 37 डिग्री है, ये कितना है? 37 डिग्री है। तो क्या आप रिजॉल्व कर सकते हैं इस T1 को इसके अप्रॉक्सीमेट? अगर ये 37 है तो ये एंगल भी कितना होगा? 37 ही होगा। ये एंगल भी कितना होगा हमारे पास में? आंसर आया 37 डिग्री ही ये भी होगा। ठीक है, अब देखिए तो ये भी कितना आया हमारे पास में? 37 ही आया। जस्ट अ मिनट, 37 ही आया। ठीक है, अब इधर है क्या? इधर है, आंसर आया इधर T1 है। तो T1 का ये कंपोनेंट क्या हो गया? एंगल के साथ रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, तो क्या हो गया? ये हो गया T1 cos 37 डिग्री। ठीक है, ऐसे इस T1 का इधर वाला जो कंपोनेंट होगा वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा T1 sin 37 डिग्री। अब ये एक दूसरे को इक्वेट कर देंगे, सॉल्व हो जाएंगे। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? T1 cos 37 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मच? दिस विल बी इक्वल टू, T1 के सामने क्या आ रहा है बेटा? 10G आ रहा है। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई हमारे पास में। और ऐसे ही देखिए ये दोनों इक्वेट हो गए, तो यहाँ से T2 कितना आ गया आपके पास में? T2 जो आया हमारे पास में वो आ गया T1 साइन ऑफ व्हाट? 37 डिग्री। जनरली दे विल गिव यू द वैल्यू ऑफ cos 37 एंड cos दिस, बट अगर नहीं दिया हुआ है तो एक मेथड सीख लीजिए। मेथड ये होता है कि अगर ये कोई एक ट्राइंगल है इस तरीके से और ये एंगल कोई 37 है, तो इसको मान लेते हैं 5, इसको मान लेते हैं 4 और इसको मान लेते हैं 3। अब यहाँ से हम लोग 3, 4, 5 के हिसाब से निकाल लेते हैं। ऑल्दो आपको पेपर में ये वैल्यूज़ देगा T1 T2 की, और इसको लगा के आप फिर सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? T1 आ जाएगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा? T1 की वैल्यू यहाँ लगा दोगे तो क्या निकल के आ जाएगा? T2। आप सॉल्व करने की कोशिश करिएगा वैल्यूज़ लगा के। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट देखते हैं। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो क्या करें? ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए भी हमने एक मेथड निकाल रखा है। यहाँ पर ये रुका हुआ है ब्लॉक, क्या है? अभी स्टेबल है, मतलब एक पर्टिकुलर जगह पर रुका हुआ है ब्लॉक। तो उसके बारे में देखते हैं बेटा। तो ऐसी कंडीशन में इसका एफबीडी बनाइए सबसे पहले। तो बेटा देखिए ध्यान से, अगर मैं एफबीडी बनाने जाऊँ तो क्या होगा? एफबीडी बनाने जाऊँ तो इस सरफेस पे सबसे पहले क्या लगेगा? आंसर आया mg लगेगा। और यहाँ पर m कितना है? 30 इंटू वॉट? g इज़ हाउ मच? 9.8 और 10। ठीक है, यहाँ देखिए
इस ब्लॉक के ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा n, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर इस डायरेक्शन में, अच्छा एक नीचे की डायरेक्शन में और एक ऊपर डायरेक्शन में, तो यहाँ पर एक ऊपर की साइड में टेंशन लगेगी और उस टेंशन को जो चीज़ इधर की साइड में बैलेंस कर रही है वो जो कंपोनेंट होगा वो होगा mg sin 30 डिग्री। अब आपके दिमाग में सवाल आया ये कैसे आ गया कंपोनेंट, तो इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं एक बार इसको बना रहा हूँ, फिर देखिएगा क्या है ये कैसे आया। तो ये एंगल अगर मान लीजिए थीटा है और यहाँ पर कोई एक ब्लॉक इस तरीके से रखा हुआ है जिसका मास m है, तो क्या होगा, नीचे की साइड में क्या लगेगा, आंसर आया mg लगेगा। इस साइड में इसका क्या हो गया, नॉर्मल रिएक्शन n हो गया, तो इसका एक नीचे का कंपोनेंट भी यहाँ कहीं से पास करेगा। तो एक्सिस, एक एक्सिस मैंने ये ले ली और एक मैंने इसकी ये एक्सिस ले लिया। अब मैं रिजॉल्व करूँ तो देखिए, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना हुआ 90, तो ये एंगल कितना हो गया 90 माइनस थीटा, और ये है पूरा कितना 90, तो ये एंगल कितना आ जाएगा थीटा डिग्री। नहीं समझ में आया, फिर से समझते हैं। मैं एक बार रब कर रहा हूँ, फिर देखते हैं ये कैसे आया, जनरली समझ में नहीं आता है। चलिए कोशिश करते हैं। हमने एक बड़ा सा ट्राइंगल लिया, ये देखिए थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं जिससे आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आए। और ये हमारे पास में एक ब्लॉक रखा हुआ था जिसका मास कितना है m है। लेट अस सपोज दिस एंगल इज व्हाट थीटा, देन व्हाट यू विल सी, फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट थिंग विच यू विल गेट दैट इज इट इज़ व्हाट, इट इज़ mg बेटा। और यहाँ पर जो दूसरी चीज़ आपको मिल रही है वो क्या होगा, वो होगा नॉर्मल रिएक्शन n। अब क्या होगा, अब आप इसका देखिए, ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल कितना है 90, ठीक है। तो मुझे इसको रिजॉल्व करना है, मुझे इस mg को रिजॉल्व करना है दो कंपोनेंट में। एक कंपोनेंट ये मेरा हो गया, मान लीजिए एक एक्सिस हो गई, ये सपोज कर लीजिए x, और ये कोई एक्सिस हो गई मेरे पास में y, क्योंकि हमें तो एक्सिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए एक्सिस चाहिए। तो एक एक्सिस ये हो गई और एक एक्सिस ये हो गई। तो मुझे इस mg को रिजॉल्व करना है, तो उसके लिए मुझे ये थीटा के एंगल के टर्म्स में रिजॉल्व करना है। तो देखिए क्या करूँगा मैं क्या करूँगा, ये 90 है, ये है, तो ये कितना हो गया एंगल, ये आंसर आया, ये पूरा या इतना सा एंगल कितना हो गया, तो ये हो गया ये 90 माइनस थीटा, और ये पूरा है कितना 90, तो ये कितना हो गया फिर से थीटा, क्योंकि ये पूरा एंगल है 90 माइनस थीटा, और ये है कितना टोटल 90, तो 90 इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा प्लस एक्स। तो एक्स की वैल्यू कितनी निकल के आ गई यहाँ से थीटा, तो हमने इस तरीके से इसको निकाला है। तो अब ज़रा देखिए, तो ये एंगल मेरे पास में कितना आ गया, थीटा आ गया। तो अगर ये थीटा आ गया तो इस mg को इस साइड करूँगा तो क्या हो जाएगा mg cos थीटा, और इसका इधर कंपोनेंट बनाऊंगा तो क्या हो जाएगा mg sin थीटा। नहीं समझ में आया, फिर समझ लो, बहुत ज़्यादा हौच पौच हो रहा है डायग्राम। तो देखिए ये हमारे पास में डायग्राम था इस तरह से, ब्लॉक ये रखा हुआ था, जनरली समझ नहीं पाते हैं mkg का। तो बेटा इसका इधर क्या आ गया कंपोनेंट mg आ गया। दूसरे पेन से बनाते हैं, ये इधर क्या आ गया, इसका n आ गया, नॉर्मल रिएक्शन आ गया। अब देखिए, अब मुझे क्या करना है, मुझे दो एक्सिस को चूज़ करना है। तो एक एक्सिस मैंने ये मान ली, आगे और पीछे सीधी, सपोज कर लीजिए ये x है, तो एक एक्सिस मैंने ये n वाली मान ली, और ये क्या हो गई y हो गई, जिसमें मैंने ये माना है n माना है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अगर ये एंगल आपको थीटा दिया था तो ये एंगल 90 था, तो ये एंगल कितना हो गया, आंसर आया 90 माइनस थीटा। ध्यान से देखिए, अब बहुत ध्यान से देखिएगा, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा बेटा। अब आप देखिए कि ये एंगल कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का एंगल कितना है 90, ये कितना है x, तो इन दोनों का सम कितना होगा 90, तो 90 माइनस थीटा प्लस x इज इक्वल टू हाउ मच 90, सो x इज इक्वल टू हाउ मच थीटा। तो ये एंगल कितना निकल के आ गया, थीटा निकल के आ गया। तो डी एबल टू अंडरस्टैंड कि एंगल कितना आ गया, थीटा। अगर ये थीटा निकल के आया है तो क्या mg को इस साइड रिजॉल्व कर सकता हूँ, बिल्कुल क्या आ जाएगा, लगा हुआ है थीटा के साथ में रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर mg cos थीटा। ये कितना आ गया, mg cos थीटा आ गया, और ये थीटा से दूर है तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा mg sin थीटा। डू यू एबल टू अंडरस्टैंड।
तो इसलिए अब याद रखिएगा, मुझे mg cos थीटा की बहुत कम जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी? बार बार mg sin थीटा वाले कंपोनेंट की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या ले लिया? mg sin 30 ले लिया। समझ में आया? इतनी देर बाद में हमको समझ में आया है। चलिए बहुत अच्छी बात है। रब कर दूँ इसको मैं, तो इसको रब कर देता हूँ। तो अब देखिए क्या होता है, देखिए। तो देन आफ्टर दैट अब क्या करना है मुझे? सिंपल सा, ये वाला कंपोनेंट और ये वाले कंपोनेंट इक्वेट हो जाएंगे। टी तो फाइंड आउट करना है, तो टी इज इक्वल टू कितना हो गया, क्योंकि बॉडी रुकी हुई है रेस्ट पे, तो नेट फोर्स कितना होगा? 0, बैलेंस्ड है, साइन 30। एम इज गिवन टू बी हाउ मच? 30 kg। जी इज हाउ मच? 10 आई एम टेकिंग, एंड साइन 30 इज हाउ मच? 1/2। हाँ ठीक है, सो कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आंसर निकल के इतने न्यूटन। न्यूटन इसकी क्या होगी? यूनिट होगी। सॉल्व हो गया। ठीक है, ठीक है बेटा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू, हैव अ सेफ डे।